तो चुनावी मौसम है, यूपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा स्टेट सीटों के लिहाज से, और कहा भी जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है। और यूपी में वो तमाम पार्टियां जो कि इस बार चुनावी मैदान में हैं, उनके तमाम दिग्गज प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत TV9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में। सुरेंद्र जी, हेलो, शुरुआत आप ही से कर ली जाए क्या? बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम, अब से थोड़ी देर पहले मैं उनको सुन रहा था, रैली चल रही थी उनकी। उन्होंने कहा मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि लखनऊ में ही मौजूद थे, उन्होंने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अब सच बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि जो इकलौती सीट आई थी रायबरेली की, इस बार वो भी हाथ से जा रही है। क्या यही सिचुएशन है कांग्रेस पार्टी की यूपी में? योगी जी को आपके मंच के माध्यम से मैं बड़ी एक छोटी सी 4 लाइनें बता देता हूं, हालांकि उन्हें शेरो शायरी से कोई मतलब नहीं है। कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। सच बात यह है कि आदरणीय योगी जी को इस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नकल करने की आदत पड़ गई है। प्रॉक्सी हो गए हैं वो उनके। जो प्रधानमंत्री जी कल बोलते हैं, योगी जी आज यहां बोलने लगते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश यही तो डबल इंजन की सरकार है ना? वो तो ट्रिपल इंजन कर ले, प्रेम भाई बैठे भी फिर यही भी बोलेंगे ये ट्रिपल इंजन कर ले, कहां आप रोक रहे हैं? सच बात यह है कि चुनाव पर मुद्दों पर आइए। मुद्दों पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन से चुनाव लागू हुए हैं, जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई है, उस दिन से अब तक कम से कम 15 मुद्दे बदल चुके हैं। आए थे हमारा घोषणा पत्र, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं नरेंद्र मोदी जी का कि आज की डेट में कांग्रेस का अगर कोई सबसे बड़ा घोषणा पत्र का ब्रांड एम्बेसडर है तो नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र जो है नरेंद्र मोदी जी ने इतना ज़्यादा पढ़ा कि उनकी समझ में नहीं आया। तो खड़गे जी ने कहा कि भैया आओ हम समझा देते हैं आपको। खड़गे जी ने समझाने की कोशिश की, समय नहीं दिया, तो वो कहने लगे कि साहब मुगलों पर है, मुस्लिम लीग पर है, मंगल सूत्र पर है, 2 भैंसों में से 1 भैंस की चोरी पर है। तो हमने कहा ना रुक जाइए यहाँ पर भैया, हम 2 भैंसों में से 1 भैंस कतई नहीं लेंगे, आपकी भैंस ससम्मान वापस करेंगे। 4 तारीख को दिल्ली में गाजे बाजे के साथ आपको आपकी भैंस वापस करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करने। चलिए ठीक है, आपने मुगलों का जिक्र किया, मुगलों का जिक्र किया। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ही एक बयान का दूसरा हिस्सा मैं सुना देता हूं, और वो प्रेम शुक्ला जी उसका जवाब देंगे। प्रेम शुक्ला जी, योगी जी ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है, अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो जजिया कर लगा देंगे। ये डरा क्यों रहे हैं आप? ये सत्य नहीं है क्या कि विरासत टैक्स की बात की गई, वो क्या है? और ये सत्य नहीं कर्नाटक में जजिया कर लगा दिया मंदिरों पर। इस सत्य से कौन इनकार कर सकता है कि कर्नाटक में मंदिरों पर, मठों पर इन्होंने टैक्स लगा दिया? तो भाई आप जो मस्जिदों पे क्यों नहीं लगा देते? आप चर्चों पे क्यों नहीं लगा देते? आप अन्य धर्म का जो धर्मावलंबियों के जो आस्था गृह हैं उन पर क्यों नहीं लगा देते? तो ये सत्य तो है ना, इसमें गलत क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ये भी तो डर दिखा रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को दे देंगे। इसमें गलत क्या है? 2004 में आंध्र प्रदेश में इन्होंने, ये सब जानते हैं, भली बात जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में बने संविधान में और संविधान सभा में बाकायदा यह तय हुआ कि धर्म के आधार पर इस देश में आरक्षण नहीं होगा। जो लोग मुस्लिम लीग के पक्ष में जो संविधान सभा में पहले थे और जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान रह गए, ऐसे सदस्यों ने धर्म के आधार पर आरक्षण प्रस्तावित किया। उस प्रस्ताव को इनकार किसने किया? उस प्रस्ताव को नकारा डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, सरदार पटेल ने, पंडित नेहरू ने। और आज आप 2004 में उस आरक्षण की बात करते हैं। उसके बाद आप 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट बनाते हैं। उस रिपोर्ट में सिफारिश की जाती है कि 15% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, 6% आरक्षण ओबीसी में से लेके देना चाहिए। 2009 के आपके घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2011 में 2 घटनाएं होती है। एक, जो नेशनल शेड्यूल कास्ट
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देता है कि जो मुसलमान SC ST जो मुसलमान धर्मांतरित हो जाएं या ईसाई धर्मांतरित हो जाएं, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, आप जो है 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार का कैबिनेट नोट है, 2014 में समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में है। तो हम अच्छा, क्या इसी में गलत कह रहे हैं एक भाई? पॉइंट प्रेम जी, इसी में एक पॉइंट कि मुसलमान जो कि पिछड़ा हुआ है उसको आरक्षण तो आपकी सरकार में भी मिल रहा है। नहीं, वो तो है। क्यों? फिर ये अगर कर्नाटक सरकार ने दे दिया, वो तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना कैसे हो गया? नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए नेशनल कमीशन फॉर जो है अदर बैकवर्ड क्लासेस है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड कास्ट नहीं है। तो एक क्लास में आपने कुछ कास्ट को शामिल किया है जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें जो है मुसलमानों की कुछ पिछड़ी जातियां जो है वो पहले से चिन्हित हैं। अब आपने कर्नाटक में एनसीबीसी ने जो संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने ये पाया कि कर्नाटक में सारे मुसलमानों को पिछड़ा मान लिया गया, सैयद भी पिछड़ा, शेख भी पिछड़ा। अरे भाई, लोग चुड़ियार मणियार पिछड़े थे, ये तो सबके सारी बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की बहुत सारी जातियां 60-70 जातियां ऐसी हैं लेकिन जो पिछड़ों में शामिल हैं। लेकिन प्रेम यहाँ जी, सैयद भी शामिल है क्या? प्रेम जी, आप सारे कर्नाटक मुसलमान पिछड़े हैं क्या? आप आप मानते हैं क्या कि सारे मुसलमान पिछड़े हैं? हाँ, बिल्कुल सारे नहीं, मुसलमान नहीं बिल्कुल है। नहीं। तो आपने सारे मुसलमानों को जो पिछड़ी जाति में वर्गीकृत कर दिया, तो क्या इरादा है? नहीं, लेकिन कर्नाटक की व्यवस्था का आप बार बार जिक्र करते हैं, वो व्यवस्था कब लागू हुई? वो तो जेडीएस की सरकार में लागू हुई। जब अब नहीं लाया अब किसने? जेडीएस अरे जो बहुत है, अच्छा। जेडीएस जो है वो बहुत एनडीए के अच्छा साथ प्रश्न है, है। तो बहुत- उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, बहुत- कांग्रेस पार्टी के बहुत खिलाफ अच्छा बोलेंगे। प्रश्न है। इसी में नहीं, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी में इसका एक उत्तर और दे दो। जोड़ उत्तर दे दो, फिर दूसरा ले एक और लीजिएगा। जोड़ दो। टीडीपी जी। आपकी सहयोगी जी। चंद्रबाबू नायडू, जी। जानते होंगे आप, हाँ, जानता वो हूं, कह रहे जानता हैं हूं। घोषणा पत्र में और हर चुनावी सभा में कि हमारी सरकार आई तो 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे। हम बिल्कुल मुसलमानों उसका को विरोध 4% करेंगे, हम विरोध करते हैं। आप विरोध और कर रहे हैं? एकदम विरोध करते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का खुला विरोध है और करेंगे। और जहां तक बात है, ठीक है। नहीं, और आप देवेगौड़ा की भी सुन लीजिए ना। हाँ। देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री, उसके बाद जो है वीरप्पा मोइली की सरकार की सिफारिश को हाँ। लागू देवेगौड़ा ने बिल्कुल, किया। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। देवेगौड़ा ने जब लागू किया तो उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले मुलायम सिंह यादव थे कि नहीं थे? उनको प्रधानमंत्री बनाने वाले सीताराम केसरी थे कि नहीं थे? हाँ। तो बनाया किसने उनको प्रधानमंत्री? आज जब हम उनके साथ हैं, तो हम उस आरक्षण का जब विरोध कर रहे हैं, तो आज देवेगौड़ा इसका विरोध कर रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी से उदयवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयवीर जी, आपका नाम भी आ गया, आपकी पार्टी का रुख भी देखिए सामने आ गया। वो कह रहे हैं साफ तौर पर कि भले ही वो एनडीए के हमारे सहयोगी हैं, लेकिन फिर भी हम विरोध करेंगे, मुस्लिमों को आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं देने देंगे। तो उनकी पार्टी के नेता टीडीपी के साथ प्रचार न करें, कह दें ये मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं इसलिए हम इनके लिए वोट नहीं मांगते, इनको वोट न दिया जाए। जनता को गुमराह करना, मुद्दों में तत्कालिक तरह इधर उधर घुमा के वोट लेना ही बीजेपी का धंधा है। कभी जनता के रोजी रोजगार का सवाल, उनके विकास का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। हर चुनाव में कोई इमोशनल मुद्दा बना के वोट लिया जाएगा। और ये दो अर्थी बात, दो तरह का स्टैंड आपके सामने है। एक प्रवक्ता कह दे कि हम विरोध करते हैं और प्रधानमंत्री जाके रैली करें उसी पार्टी के लिए। मुद्दा आज है, 1857 में क्या हुआ और बहुत सारी बातें, उनका महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि 2024 में आप खड़े हैं। आप अब घोषणा पत्र में एक सहयोगी से आरक्षण का वादा भी करा रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं और हमारे इतिहास भूगोल की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये जब दूसरी बात एक और बात छोटी ठीक है, कंप्लीट कर लें जल्दी से। दूसरी बात यह है कि जब आपका विश्वास ही नहीं है, आप संविधान बदलने में लगे हैं, तो जब संविधान ही बदल डालोगे तो कहाँ आरक्षण? यहाँ तो फंडामेंटल राइट नहीं बचेगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं बचेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मोदी जी तो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल करने की कोशिश, उसे बाधित करने की कोशिश तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी पहली बार जब संविधान संशोधन किया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ किया था तो आप उसमें सुधार करते। हाँ, आप तो उनके भी चाचा बन गए। प्रेस को प्रेस एक बार संबोधित नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कोई रिपोर्ट दिखा दे कि प्राइमरी स्कूल में खाना खराब मिल रहा है तो उस पर मुकदमा लिख के जेल भेज देंगे। तो प्रेस का गला रोहित घोटने का अग्रवाल काम जी भी करेंगे। हमारे साथ नेहरू जी मौजूद को हैं, गाली देके। आरएलडी के स्पोक्स पर्सन। आरएलडी कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन में यूपी में एक अहम दल के तौर पर हम उसे देखते थे, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा है। ऐसी बातें जब होती हैं, ऐसे मुद्दे जब उछलते हैं,
किसी की तुलना औरंगजेब से भारतीय जनता पार्टी करती है, जजिया कर लगाने की बात करती है, मुसलमानों को आरक्षण देने नहीं देंगे, तो आप लोग कुछ असहज हो रहे हैं या बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं इन तमाम मुद्दों पर भी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल ने अपने मुद्दों के ऊपर एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। एक तरफ एनडीए है जो विकास के नाम पे वोट मांग रहा है, और एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो वोट जिहाद के नाम पे वोट मांग रहा है। तो ये तो जनता खुद तय कर लेगी कि हमको वोट जिहाद के नाम पे वोट देना है कि विकास के नाम पे वोट देना है। आपको एक स्थिति समझनी पड़ेगी कि जो लोग अपने हर मंच से 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को देने का विरोध करते थे, कल वो 10 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, और जनता कह रही है कि भैया ये 10 किलो राशन के जुमले में फंसे अगर तो 5 किलो भी खा जाएंगे ये हमारा। क्योंकि स्थिति ये है कि आज 75 साल बाद भी जो सरकार है, अगर उसको बेसिक नीड पे आपके काम करना पड़ रहा है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ रहा है, तो 55 साल तक आपने किया क्या भाई साहब? आपकी सरकार थी, आपने सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे या एक परिवार के लिए ही विकास करने का काम किया आपने? देश की जनता के लिए कब विकास करने का काम करेंगे? इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है। अभी प्रधानमंत्री जी ने परसों अपना नामांकन किया, आपने देखा होगा, एनडीए की पूरी शक्ति दिखी होगी आपको वहां पे, एनडीए के सारे नेता आपको दिखे होंगे वहां पे। परंतु राहुल गांधी जी ने जो ये कहते हैं कि रायबरेली प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है, कांग्रेस वाले कहते हैं, राहुल गांधी जी के नामांकन में अखिलेश यादव जी दिखे क्या आपको? नहीं, और जयंत जी वहां पर मौजूद थे, और जयंत जी से जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए यही फर्क है एनडीए में और इंडिया गठबंधन में। उधर राहुल गांधी नामांकन कर रहे थे तो कोई नजर नहीं आया, सिर्फ राहुल गांधी थे, प्रियंका थी, लेकिन यहां पर देखिए पूरा कुनबा एनडीए का एकजुट नजर आ रहा है। बताने की कोशिश है हम साथ साथ हैं। इसे ही तानाशाही कहते हैं। रायबरेली में भरोसा था सबको, पूरे गठबंधन को, हार का भरोसा, पूरे इंडिया को। भाई बीच में यार ये क्या है? हाँ, बोलिए आप बोलिए जी। इस तरीके की भाषा उचित नहीं। हाँ, ठीक है ना, हम इनको कहें कि हार जाएंगे, हम ये हमको कहें हार जाएंगे, तो क्या आपका समय खराब होता है? वोट जिहाद की बात करने वाले अब भाषा की शैली सिखाएंगे देश को। रोहित प्लीज अपनी बारी में राजपूत जी बात रखिए अपनी। तो रायबरेली में भरोसा था, इसलिए बब्बर शेर की तरीके से राहुल गांधी जी गए, और बनारस में भरोसा नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा रेवड़ इकट्ठा करके गए। एनडीए का पूरा रेवड़ 37 पार्टियों का वहां पर था, और यहां पर हमारा बब्बर शेर था। अखिलेश जी ने पूछा कि नहीं, आने की जरूरत नहीं है, क्यों आएंगे भाई, दूसरा काम करेंगे, 4 रैली करेंगे। हम लोगों के पास तो संसाधन नहीं है, हम लोग तो आज की डेट में जनता से मांग मांग के क्या नाम चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास संसाधन है, चार्टर्ड के चार्टर्ड उतार दो। और सबसे बड़ी बात आप इस चीज को देखिए, रायबरेली में किसी को चुनाव लड़ने के लिए मना नहीं किया गया, आए जिसको लड़ना है। और बनारस में एक बेचारा वो कॉमेडियन आया था श्याम रंगीला, उसको भी चुनाव लड़ने के क्या नाम जो है रोक दिया गया आपके सामने। तो लोग कहते हैं ना कि हो गया शायद उसका नाम। नहीं, लेकिन मैं रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, रिजेक्ट कर दिया। आप मेरी बात को पहले वो कह रहे थे कि तो आप इस चीज से, इसी चीज से डर नजर आता है प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी जो हैं निश्चित तौर पर बहुत बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप इस चीज को देखिए कि लगातार अपने व्यक्तिगत विषय पर क्या बात करेंगे, कहेंगे मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। जैसे ही मंच पे पढ़े चलेंगे, प्रेम शुक्ला जी एक कोई रैली संभव को करा देते हैं, बड़ी सी आदमी दिख जाते हैं, कहन भैया मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस ले लेंगे, जो उसको क्या नाम वो फलानी आबादी को दे देंगे, हिंदू मुसलमान मंच से करनेगा, और आपके यहाँ टीवी पर बोलेंगे किसने कहा, मैं तो हूं नहीं। तो इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री जी की नहीं होनी चाहिए, ओछी भाषा को उपयोग कर रहे हैं, हमें और कोई दिक्कत। ये जो एकजुटता की बात है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट है क्या? क्योंकि कई स्टेट्स में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, ममता बनर्जी बड़ी नाराज हैं, वो ये कह रही हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी के लिए काम करती हुई नजर आ रही है, लेफ्ट पार्टियां बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, और मैंने तय कर लिया है कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार भी बनती है तो मैं बाहर से समर्थन दूंगी। तो इन सब चीजों को देखकर लगता है, अब आप केजरीवाल को बुलाना चाहें तो वो क्या नामांकन में आते? इस तरह की जब चीजें नजर आती हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि भाई आप लोग इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है या नहीं है, उसका तो जवाब दे दीजिए। समीर भाई बचपन में पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे ना, हैं? एक कहानी आती थी कि अनेकता में एकता हिंद की विशेषता, आती थी ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, बिल्कुल, भारत विविधताओं से भरा हुआ एक देश है, ये लिखा जाता था ना 3-4 लाइनें। ये लाइनों का मतलब समझिए, हम लोगों के दल अलग अलग हैं,
हम लोगों की नीतियां कुछ अलग अलग हैं। बेसिक मुद्दों पर संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जाति जनगणना को बचाने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, अग्निवीरों को क्या नाम जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं उनको खत्म करने के लिए, चीन की सीमा की सुरक्षा को सही करने के लिए हम सब लोग आज की डेट में एक ऐसे मायावी तंत्र के खिलाफ एक हैं पूरी तरीके से। थोड़े छोटे मतभेद हैं वो भी दूर हो जाएंगे। क्या कहा ममता जी ने? ममता जी ने यही तो कहा ना, हम बाहर से समर्थन देंगे। आज बाहर से दे रही, कल भीतर भी आएंगी। ठीक है। यानी प्रेम जी आना पड़ा साथ में इंडिया गठबंधन के। आप लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी, बार बार वो 400 पार कर देंगे, और आप ही के कई नेता जिन्होंने बयान दे दिया कि संविधान बदलेंगे, वो कह रहे हैं संविधान बचाने को आना पड़ा, आरक्षण बचाने को आना पड़ा, तानाशाही ना आ जाए देश में, लोकतंत्र बचाने के लिए आना पड़ा। पहले श्रीमान राजपूत जी ने ओछी भाषा पर बात की। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये ऊंची भाषा है। मोदी तेरे को बोटी बोटी काटेंगे, ये कांग्रेस की ऊंची भाषा है। मोदी की हत्या को मोदी मारा जाएगा, ये ऊंची भाषा है। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, ये ऊंची भाषा है। गजब की बात करते हैं भाई। जिन लोगों ने अब तक मोदी जी को 150 से अधिक गालियां दी हैं, वो भाषा पर भी बात करते हैं, तो ये इनका जो दुस्साहस है वो निश्चित तौर पर जो है काबिले तारीफ है। ये दुस्साहस जारी रहे आपका, ताकि इस देश की जनता आपके दुस्साहस का मूल्यांकन करके 400 पार करती रहे। दूसरी बात, संविधान के संदर्भ में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्टता से कहा कि डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर भी आज आ जाएं तो इस संविधान को रद्द नहीं कर सकते। लेकिन संविधान पर शरीयत लादने का कुकर्म जब शाहबानों के पर अन्याय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया, तो श्रीमान राजीव गांधी ने किया था। आप जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, 19/1 क्या हुआ था? मद्रास क्रॉनिकल में और ऑर्गेनाइजर में एक एक आर्टिकल पंडित नेहरू की आर्थिक नीतियों के खिलाफ छप गए, और पहला संविधान संशोधन हो गया 1901A, पहला संविधान संशोधन कर दिया। संविधान भाई, आप जब मुस्लिमों को आरक्षण की बात करते हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जिस धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया, तो उसकी आत्मा को कुचलने का तो आप ऐलान कर रहे हैं, और बार बार ऐलान कर रहे हैं आप। और जब हम इस बात को उठाते हैं, आप संविधान बदलने की बात, भाई आपातकाल किसने लाया है? संविधान बदलने का आपने प्रयास किया कि नहीं? सारे संवैधानिक संस्थाओं को आपने जो है अपहृत कर लिया था कि नहीं? इस सत्य से कौन इंकार कर सकता है? और आपने जो है भारत के संविधान के प्रीएम्बल में आपने जिस तरह से जो है आपने सेकुलर शब्द डाला, वो संविधान बदला कि नहीं डाला। और फाली नरीमन ने कहा, उनकी किताब में सेकुलर शब्द क्या नहीं होना चाहिए संविधान में, आप ये मानते हैं? तो प्रीएम्बल में संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर आपकी दृष्टि में सांप्रदायिक थे, नेहरू जी सांप्रदायिक थे, सरदार पटेल सांप्रदायिक थे, उनको संविधान की समझ नहीं थी, उन्होंने प्रीएम्बल गलत लिखा था, अधूरा लिखा था, ये कहना चाह रहे हैं आप। दूसरा, फाली नरीमन कहते हैं कि इन्होंने संविधान में 35A, ये मैं नहीं कह रहा हूं, संविधान विशेषज्ञ फाली नरीमन कहते हैं कि संविधान में 35A पंडित नेहरू ने फ्रॉड करके डाल दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, पंडित नेहरू जैसे व्यक्तित्व को मैं फ्रॉड नहीं कहूंगा, लेकिन फाली नरीमन कह रहे हैं। और राम जेठमलानी कहते थे कि सेकुलर शब्द जो है, इट वाज फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंदिरा गांधी। ये मेरा कहना नहीं है। और उन्होंने तब कहा जब राम जेठमलानी को नॉमिनेटेड सदस्य करके इन्हीं लोगों ने संसद में भेजा था। जिस कालखंड में उन्होंने कहा है, वो कालखंड 2005 से 2009 का कालखंड है, जिस कालखंड में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार ने राम जेठमलानी को नामित सदस्य के रूप में राज्यसभा में भेजा। ठीक है प्रेम जी, लेकिन क्या आपत्ति है, आपकी पार्टी की आपत्ति है उस बात पर? मैं मान रहा हूं कि संविधान संशोधन हुआ, जोड़ा गया, इसकी कई बार आलोचना भी हुई है, लेकिन पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द संविधान के प्रीएम्बल में है, इस पर आपत्ति है आप लोगों को? मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि राम जेठमलानी कह रहे थे फ्रॉड है, मैं इतना बता रहा हूं। यह कहना मेरा अधिकार है कि नहीं है कि आपने नेहरू जी के आगे बढ़कर अब मेरी इस आजादी को भी छीन लेना तय किया है? नहीं, लेकिन अब तो वो कह रहे हैं ना कि 400 सीटें आप लोगों की आई तो आप लोग संविधान बदल देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। कल्याणकारी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो हमारे
प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को रद्द नहीं कर सकते। इससे अधिक स्पष्टता और क्या चाह रहे हैं आप? तो इससे अधिक स्पष्ट ये जो क्या आपने अभी कहा कि नहीं, भाई नहीं, अरे ये मेरे ये हिसाब मोदी से जी ने गलत कहा, है, तो ये मोदी जी ने कहा, मैं नहीं कह आप रहा क्या बम्पर बहुमत से आए तो ये कोर्स 100 करेक्शन करेंगे क्या? ये पंथ निरपेक्ष समाजवाद शब्द ये सब हटा कल्याणकारी- दिया जाएगा क्या? हम कल्याणकारी कार्य करते हैं, हमने सीए किया, हमने ट्रिपल तलाक हटाया, हम हलाला मुक्त करेंगे। हम मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को जो हलाला के अभिशाप से पीड़ित रखा गया है, जो कि इस तरह की जैसे ट्रिपल तलाक से हमने मुक्त किया, जो शाहबानों का अन्याय था उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित किया। महात्मा गांधी जो कहकर गए थे कि हम इस देश के बंटवारे के बाद जो हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी सीमा के उस पार रह गए हैं, जब उनका धर्म के आधार पर उत्पीड़न होगा वो यहां शरणार्थी आएंगे तो उनको नागरिकता देंगे। ये नागरिकता नहीं दे रहे थे, हमने नागरिकता दी और कल 12 लोगों को ठीक है, वो तो नागरिकता सिलसिला अब शुरू भी प्रदान हो हुई गया। है, तो हम ये करेंगे। प्रेम जी जब आपने इतनी बात की है तो ये तो अपने वोटर्स को आपको बताना चाहिए ना कि अगर आपको बम्पर बहुमत मिला, 400 पार आप हो गए, तो आप सेकुलरिज्म शब्द हटाएंगे? अरे भाई हम तो कह रहे हैं हम सेकुलरिज्म शब्द हटाने की हम कहां बात कर रहे हैं? अभी नहीं कर रहे हमको ना। करना होगा तो हम ऐलानिया कहेंगे। नहीं करे। देखिए उदयवीर जी, 370 हटाना था। उदयवीर जी आप लोग हमने क्या ऐलानिया क्या कहा, कह रहे हैं? 370 हटाएंगे। हमने कहा 370 हटाएंगे, गाड़ दिया 370 को। हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, चढ़कर बनाया। किसी बाबरीवादी की औकात हो तो हटा दे, लगा दे ताला। अगर बाबरी वालों की हिम्मत हो तो कह दे ताला लगा। उदयवीर जी निशाना आप पर है। और प्रेम शुक्ला जी, चुपके कह रहे थे, प्रेम शुक्ला जी भी ऐलानिया कह कर रहे दिया। हैं और गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि आप लोगों की अगर सरकार बन गई तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। मैं आपको इसका जवाब दूंगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही आप दोस्ती निभा रहे हैं। बहुत देर से लगातार नहीं शुक्ला अब जी आप भाषण बोलिए, दे रहे हैं, आपकी बारी। बहुत देर से भाषण दे रहे हैं। संविधान संशोधन का जो व्यवस्था है जी, क्या वो संविधान निर्माताओं ने नहीं रखी थी? क्यों रखी थी? अगर संविधान इतना ही रिजिड बनाना था तो वो न रखते। जो ये कह रहे हैं कि संविधान में संशोधन कर दिया तो उन्होंने अधूरा लिखा, क्या वो जानते नहीं थे? इस तरह संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर साहब के ऊपर तमाम टिप्पणियां कर रहे हैं और तमाम लोगों के जो बड़े बड़े हमारे देश के पर कोई टिप्पणी नहीं सारे संविधान निर्माताओं पर नहीं, बीच में न बोलिए, देखिए बीच में मत बोलिए, आप मिसकोट कर रहे हैं। नहीं मेरे बात बोलना, नहीं मेरे बात बोलना, मेरे बात आप बोलना। मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, कुछ नहीं बोला मैं। इनको इतना सिखाइए कि मेरे बात बोले जो बोलना है। बाबा अम्बेडकर को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था वो इन्होंने सवाल करके कहा कि क्या वो जानते नहीं थे, क्या उन्होंने अधूरा लिखा था? मेरा कहना है उन्होंने ही व्यवस्था दी थी कि समय के साथ अगर कोई आवश्यकता पड़े तो संविधान में इस विधि से संशोधन कर लिया जाए। बिल्कुल 106 बार संविधान ठीक, संशोधन अब हुए भी हैं। आगे सुनिए, मैं बता रहा हूं। अब 10 साल से आपकी सरकार है, बिल्कुल बहुमत है, तो आपको अगर संविधान में परिवर्तन करना था तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? ये 400 पार के बाद ही इनके सारे नेताओं ने क्यों भाषण देना शुरू किया कि हमें संविधान बदलना है, हमें संविधान बदलना है? और देश के अलग अलग राज्यों में कहा, किसी एक आदमी का स्लिप ऑफ टंग नहीं है, पूरे नेताओं ने कहा। जब संविधान में विश्वास रखने वाले लोग मुट्ठी बांध के खड़े हो गए हैं तो इनके पैर कांप गए, तब ये चिल्ला रहे हैं अमित शाह से लेके और जितने इनके प्रवक्ता हैं कि हमने नहीं कहा, हम नहीं बदलेंगे। 10 साल में क्यों नहीं? अगर कोई गलत से लग रहा था तो आपने क्यों नहीं कहा? आज इस बार ही 400 पार करने के बाद क्यों कहा? और 400 ही क्यों चाहिए? या तो गलत नरेटिव बनाने टॉप लीडरशिप ने तो ये क्लैरिफिकेशन दिया ना भाई। नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा कि संविधान नहीं बदलेंगे, ये झूठ फैलाया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है। कब कहा? 20 दिन बाद। पहले फेज में नहीं कहा, दूसरे फेज में नहीं कहा। जब देखा कि लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि इस देश के लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। अगर किसी कभी इमरजेंसी लगी थी तो उसकी प्रक्रिया हुई थी, और आज इमरजेंसी से बुरा दौर है। इमरजेंसी में मुकदमा लिखा, लोग जेल गए। ऐसा नहीं हुआ कि लोग बाहर थे, पर्चा भरने गए, उन लोगों को रात में बुला के धमकाया गया जो ठोक के कह रहे थे हम लड़ेंगे नहीं तो निर्दलीय लड़ेंगे, वो मंच पे खड़े हो गए। आप कह रहे हैं इमरजेंसी से भी बुरा दौर है आज? बहुत बुरा दौर है, क्योंकि इमरजेंसी के बाद मुकदमे नहीं बचे थे। आज मुकदमे हैं, आपकी फाइल लोगों को दिखाई जाती है। कई लोग भाषण दे रहे होते हैं कि अग्निवीर को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। कई लोग पता नहीं क्या क्या किसान नौजवान बात कर रहे होते हैं और रात में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं?
एक दल की बात थोड़े है, एक व्यक्ति की बात थोड़े है। जिस पे जितने मुकदमे हैं वो उतना ही बड़ा भाजपाई है। बस एक फोटो आता है अमित शाह साहब के साथ और अगले दिन वो भाजपाई हो जाता है। उदयवीर जी, लेकिन आपकी पार्टी भी तो ये आरोप लगाती थी कांग्रेस पार्टी पर कि देखिए इन्होंने झूठे मुकदमे किए, आय से ज्यादा संपत्ति का केस जो दर्ज करवाया गया था तो मैं वो कब मना किसके कर रहा काल हूं? में हुआ था? मैं कब कांग्रेस मना के कर काल में ही मैं आप ही कब- लोग उसके खिलाफ बोलते थे। मैं कब मना कर रहा हूं? आज भी कह रहा हूं। दलों में नेतृत्व परिस्थितियां होती हैं, जब कोई गलत बात होती है उसका विरोध होता है, जनता के बीच जाते हैं। कांग्रेस ने अगर इमरजेंसी लागू की, उसके खिलाफ प्रतिक्रिया हुई, उसको कांग्रेस ने झेला। और जो तानाशाही संविधान और लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, उसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी देगी, दे रही है और ये चुकानी पड़ेगी। ठीक है राजपूत साहब, इसको लेकर बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की नेताओं में जो भी रैलियां होती हैं उसमें ये जरूर कहा जाता है कि संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तानाशाही आ जाएगी, वोटिंग राइट छिन जाएगा। इसको लेकर ये कहा जा चुका है, खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2/3 बहुमत हमारे पास है, 370 सीटें लगभग एनडीए के पास हैं, अगर हमें बदलना होता तो बदल नहीं देते क्या? आप लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई 400 सीटें आ गई तो फिर संविधान बदल देगा, ऐसी कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें 400 सीटों का आना जरूरी है? और 400 सीटों से ज्यादा इस देश में सरकारों को बहुमत हासिल हुआ है, खुद राजीव गांधी की सरकार को, आप ही की पार्टी की सरकार। देखिए इधर तो संविधान बदला क्या? ऐसा है ना, अगर हमें तो हम तो संविधान बनाने वाले लोग, हम काहे बदलेंगे भाई? संशोधन करेंगे ना। संशोधन करने के लिए आपको बहुमत की आवश्यकता है, वो है ऑलरेडी इनके पास। लेकिन संविधान का आमूल चूल सब बदलने के लिए 3/4 की आवश्यकता है। ये उसकी बात कर रहे हैं, और आज की बात नहीं है ये अभी 2-4-10 दिन या 2-4 एमपीज की बात नहीं है। प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, सबसे पहले एक लेख लिखा था उन्होंने, वहां से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री जी के सलाहकार उस लेख लिखने के बाद भी थे वो, तब नहीं प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बाबा साहब भी नीचे उतर आए तो संविधान नहीं बदलेंगे। दूसरी बात, अभी आदरणीय प्रेम जी बड़े अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे भी हैं, कह रहे थे कि साहब वो राम जेठमलानी जो है भगवान के भेजे हुए दूत हैं। उन्होंने कहा था राजीव क्या नाम संविधान के लिए, प्रेम भाई, उन्होंने कहा था क्या नाम संविधान के लिए ये कहा, समाजवादी शब्द के लिए ये कहा। आज बता दीजिएगा समाजवादी शब्द से आपको चिढ़ो, जाति जनगणना से चिढ़ो तो बता दीजिए। मैं बताता हूं आपको राम जेठमलानी जी ने जो है नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कहा था। अगर आप संविधान पर, सेकुलर शब्द पर, समाजवादी शब्द पर राम जेठमलानी जी को एज ए कोट कर रहे हैं, लीजेंड, तो आपने जो नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था उन्होंने कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, मैं उन शब्दों को नहीं रिपीट कर सकता, वीडियो है मेरे पास, मैं भेज दूंगा, कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी मैंने नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को बचाया। आप उसको भी अगर मान लीजिए भाई, अगर क्या नाम वो सारी की सारी बातें कहते हैं तो नहीं। राजपूत साहब, लेकिन इसी में जो आप बात कह रहे हैं, इसी में मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये 50% आरक्षण की सीमा जो है, इसे हम उखाड़ के फेंक देंगे, तो उसके लिए भी तो आपको संविधान में बदलाव करने पड़ेंगे ना। मैं आपसे फिर से, इसीलिए तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना की बात हम किस लिए कर रहे हैं? जिस व्यक्ति ने, आज की डेट में भाजपा से पूछ लीजिए मंडल कमीशन को मानती है कि नहीं, और अगर मंडल कमीशन को मानती है तो इन्हें जाति जनगणना को मानना पड़ेगा। अगर मंडल कमीशन को मानती है तो उन्हें उन वर्गों को, उन जातियों को मानना पड़ेगा जो मंडल कमीशन में उद्धृत है। और अगर आप इनको ये मानना पड़ेगा तो ये आज की डेट में झूठ बोल रहे हैं जनता के सामने। जाति जनगणना से पहले ही तमिलनाडु में 50% की कैप खत्म है, एक बात। दूसरी चीज, जाति जनगणना से आपको दिक्कत क्या है भाई? आप मुझे बताइए, यहां पर कितने फ्रिज हैं, यहां पर कितने होटल हैं, यहां पर कितने क्या नाम और बाकी चीजें हैं, संसाधन कितने हैं? अगर सबकी जनगणना हो रही है तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो रही? अगड़ों की जनगणना है, अगड़ों की जनगणना है, धर्म की जनगणना है, दलितों की जनगणना है, शेड्यूल ट्राइब की जनगणना है, सिर्फ पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं? क्योंकि 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। अगर हम ये बात कहते हैं कि उन 22 लोगों का आपने 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया है, अगर आप 15 लाख करोड़ इन 70 करोड़ लोगों का माफ कर देंगे तो क्या दिक्कत है आपको? ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मनरेगा की तरीके से अगर होता है तो आपको दिक्कत क्या है? लेकिन प्रेम शुक्ला जी को कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, टैक्स में पहले कहा कि ये लोग लगाना चाहते हैं, फिर कहते हैं राजीव गांधी जी ने हटाया था। जातिगत जनगणना का आपने मुद्दा उठाया प्रेम शुक्ला जी, अब आरक्षण अगर जाति के आधार पर दिया जा रहा है तो जातिगत जनगणना में इतनी दिक्कत क्यों है? किसको दिक्कत है? जाति जनगणना बंद किसने की ये बताइए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ना, अंग्रेज तो जाति जनगणना करा रहे हम थे। गलती कर दिए थे, बताइए ना, पंडित जी गलती किए थे। आप तो कहते थे कि क्या नाम जाति जनगणना करनी है, आप उसके बाद पीछे काहे हटे? आप नेहरू को कहन बैंक लूट के मोदी भागा, सोता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। ठीक अरे है। कब तक आप नेहरू को वो करोगे भाई? राजपूत साहब एक एक करके देखिए, आपको अभी बहुत तो ध्यान मुझे से शिष्टाचार सिखा रहे थे, आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अभी प्रेम दोनों ने शुक्ला जी, आपके शिष्टाचार मित्र हैं, सिखा रहे ऐसा मत थे। कीजिए प्रेम शुक्ला जी, नहीं, अपनी सत्य बात नहीं है रखिए। क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बंद की जनगणना। हम कह रहे गलती जाति की ना, जनगणना किसने बंद आप की? क्यों किसने पंडित बंद जी की? की गलती राजपूत दोहराना साहब, चाहते उनको अपनी बात तो रखने पंडित जी दीजिए। की गलती क्यों दोहराना चाहते हैं? जाति जनगणना हमने पंडित जी पंडित जी की गलती सिर्फ थी। याद बिल्कुल, करा हम रहे कह हैं। रहे हैं जाति जनगणना कदम बंद अपराधी करके पंडित जी ने कौन? गलती करी। तो हम चिल्लाना तो कह शुरू। सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि मोदी कौन? गलत कर रहे हैं। चिल्लाना शुरू। वो कह रहे हैं पंडित नेहरू जी की हम तो गलती कह थी, ये मैं मान गलती रहा थी, हूँ। मानते आप हैं क्या अभी। मानेंगे कि नरेंद्र मोदी की ठीक, गलती माफी है? मांगिए। ठीक है ना? आप माफी बताइए मांगिए। मोदी काहे हम बंद तो- कर रहे हैं? हम तो- उस गलती को बस, क्यों बस, दोहरा रहे हैं? राजपूत कहाँ साहब, कह रहे हैं जी, हम आप- दोहरा नहीं रहे, बिल्कुल। सुनने दी, सुन तो हम लीजिए। तो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। जनगणना जो है गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह स्पष्टता से कह चुके हैं कि जाति जनगणना के होनी चाहिए, लेकिन सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। तो इसमें ये कहाँ कह रहे हैं कि हम, और बिहार में तो हमने जाति जनगणना का विधानसभा में समर्थन किया। हम जाति जनगणना के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन और आपके आरक्षण की- 10 साल के अब मंडल शासनकाल आयोग की- में, मंडल आपके आयोग 10 की- साल के शासनकाल में कोरोना आ गया भाई जो उसमें। आम जनगणना है वो नहीं हो पाई। अरे भाई, कोरोना के कारण नहीं हो पाई। तो हम जानते जातिगत हैं जनगणना आप क्या ये कहते हैं वो कि करेंगे ना? तीसरे ये टर्म में 2011 जातिगत किए जनगणना थे। करवाएंगे पूरे देश में? 2011 में जातिगत जनगणना वही कराई थी। आंकड़े जारी टिकट कर क्यों नहीं देते। जारी किए? हाँ, एक- वही क्यों नहीं आंकड़े जारी किए? कर देते। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आंकड़े कहा जारी कर कि देते। बहुत गलत था वो। आप ही कह के गए तीसरे थे टर्म कि पूरा- में तीसरे टर्म में जातिगत लगातार जनगणना पीछे- कराएंगे क्या? अब समीर भाई, हाँ। अभी ये दोनों जन बड़ा सिखा रहे थे मुझे तमीज। दोनों बीच क्यों में कह रहे मत हैं? हम तो बोलिए, शांत हैं भाई। दोनों नहीं, जन सिखा रहे थे। नहीं, और लगातार बीच मैंने में उनको बोल टोक रहे दिया, हैं। इसलिए प्रेम जी मैंने टोक दिया। आप बताइए, नहीं नहीं, अभी जातिगत आरक्षण- जनगणना तीसरे टर्म में हाँ, की बात करना- मानी कि कराएंगे नेहरू हम। ने गलती देखिए की। कराएंगे, वो कह रहे हैं जाति जनगणना ना, वो कह करें, रहे हैं क्या जातिगत प्रॉब्लम जनगणना भाई? कराएंगे तीसरे टर्म में। क्या प्रॉब्लम किसने है? रोकी? हाँ, बिहार में कहते हैं कि हाँ कराएंगे, नहीं, फिर लगे और यहाँ चिल्लाने। पर कहते नहीं जाति गरीब ठीक तो है, सिर्फ रोहित जी। जाति दो हैं, ठीक है एक गरीब है, एक रोहित अमीर जी, है। इस पर जल्दी से लास्ट कमेंट आपका। नहीं, आप मंडल जातिगत आयोग की जनगणना बोल के तो लिए नहीं, मंडल एनडीए में आयोग रह रहकर गया। बनाएंगे समीर प्रेशर। भाई, मंडल आयोग रह गया। देखिए एक बात हाँ, समझनी मंडल आयोग का विरोध पड़ेगी तो राजीव गांधी ने किया था। हमको, और आपको उसकी भी एक बात माफी मांग बिल्कुल ले। साफ तौर पे हाँ। समझनी पड़ेगी जल्दी से। कि इनको हमको ये संविधान बता बचाने दीजिए, की हमने लड़ाई तो नहीं कहा है। नेहरू जी अरे ने ये जाति अराजक जनगणना लोग करना, हैं, वो और करके जनता अब गलती इनको करी। दोबारा चुनने आप वाली हमको नहीं है। बताइए ये कि देश को मोदी जी बेच ने खाए, जो जाति उन्होंने सिर्फ एक जनगणना परिवार नहीं की करी, परिक्रमा क्या करने मोदी के जी लिए माफी देश को मांगेंगे? बेच दिया, और ठीक आज है, रोहित जी, भी कांग्रेस उदयवीर के जी, 10 सेकंड, प्रवक्ता 10 सेकंड, अपने 10 प्रदेश सेकंड, अध्यक्ष जल्दी के लिए प्रचार नहीं कर रोहित रहे जी, हो हैं, गया। और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं श्याम रंगीला का साम नामांकन ठीक है क्यों रोहित जी, खारिज हो गया। वक्त इसके हमारे पास प्रदेश थोड़ा कम है। अध्यक्ष उदयवीर जी का नामांकन लास्ट कमेंट नहीं बहुत हुआ है, देर से परंतु आपको उसके सुन ऊपर रहे वोट थे, नहीं मांग रहे हैं। बहुत देर से आपको सुन रहे थे। उदयवीर जी जल्दी से। आपने देखिए, प्रेम शुक्ला जी ने कहा जातिगत जनगणना कराएंगे तीसरे टर्म में। परंतु जब आपने एनडीए पार्लियामेंट में एक तरफ से देखा। जब पार्लियामेंट में केंद्रीय गृह मंत्री ने मना कर दिया, तो ये कौन अथॉरिटी है जो इनकी बात मान ले? केंद्रीय गृह मंत्री की मैंने बात की। बिल्कुल मना किया उन्होंने, मैंने वरना गृह 11 के मंत्री को आंकड़े जारी कर वो देते। कह रहे हैं तीसरे टर्म में कराएंगे जातिगत अपने जनगणना। घोषणा पत्र में क्यों नहीं रखते? मैंने गृह रखते? मंत्री को कोट किया। प्रधानमंत्री वादा मंडल आयोग पे करते, माफी सिर्फ मंगवा झूठ ही लीजिए। बोलना है। अगर जी। सिर्फ झूठ ही बोलना है तो इनसे बात कर लीजिए। झूठ बोलते ये हैं आप। 2014 से आगे बढ़ते ही नहीं। चलिए चलिए, ठीक है, ये बहस की कोई बात बहुत करते ही लंबी नहीं। है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम शुक्ला जी, रोहित जी, उदयवीर जी, राजपूत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए।